बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दानिश व्लॉग्स में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था कि इंशाल्लाह एक इंटरव्यू सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम है मीटअप विद दानिश। तो आप सबको मैं उस मीटअप विद दानिश के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। तो नाजरीन, आज हमारे मीटअप विद दानिश के पहले एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं जो कि ना सिर्फ सऊदी अरेबिया में जाने जाते हैं बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान में भी अपना मुकाम रखते हैं। माशाल्लाह एक कह लें बहुत टैलेंटेड पर्सन है, रेडियो जॉकी हैं और आप ये कह सकते हैं कि उनके बग़ैर कोई भी शो एक स्टार्ट नहीं लेता। बहुत खुबर की मशहूर व मारूफ शख्सियत, पाकिस्तान की भी मशहूर व मारूफ शख्सियत। मैं फ़र्स्ट अपने मीटअप विद दानिश के एपिसोड में वेलकम करता हूँ जनाब आरजे फवाद को। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम दानिश, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। थैंक यू। और आपको मैं सबसे पहली चीज़ तो है कि आप ऑब्वियसली हमारे छोटे भाई भी हैं, तो आपको मैं फवाद टर्म करके बुलाऊंगा आपके नाम से, क्योंकि ज़ाहिर है एक अदब का जो तकाज़ा है वो तो हमारे व्यूअर्स समझ सकते हैं कि एक अदब अपनी जगह रहता है, लेकिन सिंस मेरे ये जूनियर है माशाल्लाह, तो इस हवाले से हम इनको एज अ फवाद कह के ही मैं इस पूरे इंटरव्यू को आपके साथ करना चाहूँगा। कोई मसला नहीं। तो फवाद, ये बताइए कि आपकी जो रेडियो जॉकी का सफ़र है बीइंग एन आरजे जो आपने स्टार्ट किया था उसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया और शुरुआत आपको कैसे मिली, कैसी मुश्किलात फ़ेस की, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए। असल में ये जो रेडियो का सफ़र था ये एक्चुअली पाकिस्तान से शुरू हुआ था, क्योंकि जब हम यहाँ, आपको पता ही है, आप तो हमसे पहले चले गए थे, तो हाई स्कूल की फ़रागत के बाद ज़्यादातर हम पाकिस्तान में ही थे। शहर मुख्तलिफ थे, लेकिन हमारा काम जो है वो ये था कि पढ़ना है और यहाँ से वापस जाके जॉब करनी है, जो हर एक सीनियर का ख्वाब था उस वक्त। तो हमने भी वो फॉलो किया। पर मेरे साथ जो मुख्तलिफ चीज़ हुई, मुझे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद गया था तो वहाँ पर मुझे शौक़ भी था शुरू से। आपको तो पता ही है, स्कूल से ही मैंने ये इब्तिदा कर दी थी होस्टिंग की, और इसी ने ही प्रूफ किया कि ये पहला कदम है अगली मंजिल की तरफ, जो कि रेडियो था। पाकिस्तान पहुंचकर वहाँ पर ऑडिशंस होते थे, मैं हिस्सा लेता था। कई जगह कामयाबी भी नहीं हुई, लेकिन फिर एक वक्त आया कि मुझे वॉलंटियरली मौका मिला सबसे पहले इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में। वहाँ पर मैं वॉलंटियरली मैंने ज्वाइन किया था और मुझे शाम की और सुबह की शिफ्ट्स मिलती थी 2 पर डे। वहाँ से मैंने इब्तिदा की और उसके बाद फिर कारवां चल निकला। फिर वो और लोग जुड़ गए, फिर हम मज़ीद स्टेशंस पे जाने लगे, जिसमें प्लेनेट 94 FM भी है, ITP का रेडियो स्टेशन था, और मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में भी मैंने हिस्सा लिया। यानी माशाल्लाह आप बड़ा एक वर्सटाइल एक्सपीरियंस रखते हैं अपने पूरे जो आपने एक कह लें प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हैं पाकिस्तान में। और फॉर श्योर मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि फॉर श्योर आपका इनका एक्सपीरियंस जो है फवाद का वो बहुत ज़बरदस्त रहा होगा। क्या मतलब कैसी आपको चैलेंजेस समटाइम्स मिले होंगे, समटाइम्स कुछ अच्छाइयाँ, समटाइम्स कुछ बुराइयाँ, तो आप शेयर करें इस हवाले से। देखिए, बुराइयाँ तो बहुत कम थी, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादातर रीडिंग से और बात करने से था। क्योंकि म्यारी बात का एक मिशन था, एक हदफ लिया हुआ था कि अच्छी बात कहनी है और म्यारी बात कहनी है। तो उसके लिए फिर हम एक अपनी होम प्रिपरेशंस भी करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग इन्वॉल्व थी। और जो भी वाक़यात वहाँ होते थे, ज़ाहिर है हमसे भी गलतियाँ होती हैं। कभी माइक सेट नहीं होता था, कभी वॉइस टोन इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि हम लोग क्रैक कर जाते थे ड्यूरिंग द प्रोग्राम। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि एक फ्राइटनिंग स्टेज भी थोड़ी सी आ जाती थी, क्योंकि हमारे पास जो मेहमान आते थे वो मैं समझता हूँ कि नेशनल जो है हमारी ऑडियंस जिसको व्यू करती है, वो ऐसे मेहमान थे। तो वहाँ पर आपको ना बहुत एहतियात से और बड़े सब्र और तहम्मुल से चलना पड़ता है, और इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि जो आप पूछने जा रहे हैं, एक तो वो है लाइव, जो बात कह दी है वो लोगों के कानों तक पहुँच गई है, अब उसको वापस नहीं कर सकते आप किसी भी तरह। तो इसको प्रैक्टिस करने में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि मैं ऑडियंस को पहले ही कंट्रोल कर चुका था। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी इब्तिदा हो चुकी थी, तो मुझे ये आइडिया था कि लोगों को क्या चीज़ बहुत ही मतलब कि इंतहा से ज़्यादा बुरी लगती है, और ख़ास तौर पे जो आपका कंटेंट है वो प्रिपेयर्ड होता था हमेशा, चाहे वो एक कैजुअल शो ही क्यों ना हो।
लेकिन मैं हमेशा प्रिपेयर्ड जाता था। तो फवाद यहाँ पे ये बात बताते चलें, जो कंटेंट प्रिपेयर्ड होता था तो क्या वो स्क्रिप्ट भी आप ही लिखते थे या आपको किसी की तरफ से वो स्क्रिप्ट बताई जाती थी और या हैंड रिटन फॉर्म में दी जाती थी? शुरू में तो मैं उसकी प्रूफ रीडिंग ज़रूर करवाता था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हम लोग नए नए आए थे रेडियो स्टेशन पे। अब कुछ महीने गुजरे तो हमें खुद अंदाज़ा हो गया कि हमने ये बात नहीं कहनी, क्योंकि हर चीज़ की कंप्लायंस होती है एक जगह पे और रेगुलेशंस होती हैं। जब हमें वो हिफ्ज़ हो गई एक तरह से, तो फिर वो हमारी कोई कंटेंट में भी सच कोई ऐसी नुक्ताचीनी नहीं हुई और लोगों को इनफैक्ट प्रोग्राम्स अच्छे लगते थे, लोग वेट करना शुरू हो गए थे। ज़बरदस्त। एक तरफ मैं टेक्स्ट मैसेजेस को जो है वो अपना जो है ना रिस्पॉन्ड कर रहा होता था और दूसरी तरफ मेहमान को भी मैंने जो एंटरटेन करना होता था अगले हिस्से में। तो ये सब चीज़ें सीक्वेंशियल हो गई थी, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपसे अगला एक सवाल पूछना चाहूँगा। यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है, लोग जो होते हैं जो नए नए होस्टिंग में आते हैं वो कह लें कि बाज़ औक़ात कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, डरते हैं समटाइम्स बहुत सारे लोग। तो स्टेज पे जाकर पब्लिक स्पीकिंग करना, यानी इसको आप कैसा समझते हैं? और यहाँ पे एट द सेम टाइम पैरेलल टू दैट मैं ये चाहूँगा कि आप इस बारे में न्यू कमर्स को, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में स्केयर जो एक फैक्टर बना हुआ है वो क्या आप इस बारे में बताएंगे? देखिए दानिश भाई, बात यह है, स्टेज जो होता है ना, वो जिस वक्त जब आपका स्लॉट आ जाए ना तो स्टेज आपका है, आप उसके शहंशाह हैं। ये सबसे पहले अपने जहन में लाना बहुत ज़रूरी है। जिसे कहते हैं किंग, एक किंग की हैसियत रखता है होस्ट जो उस टाइम पर होता है। आपका ताज जो होता है ना महफिल का, वो आपके सर हो जाता है, लेकिन वो गिर भी सकता है जी। ये चीज़ सबसे ज़्यादा फ्राइटन करती है लोगों को। और मेरे ख्याल में जब मैंने शुरू किया था तो आप जैसे जो सीनियर्स थे वो तो कुर्सियाँ उठा लिया करते थे और वोटिंग्स होती थी, तो वो इट यूज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ प्री प्लान। पर उसके बाद जब मुझे ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ तकरीबात में मैंने पॉलिटिकल शोज़ भी होस्ट किए हैं यूथ विंग के, और मैंने नॉन पॉलिटिकल भी किए हैं जहाँ पे सोशल जो है ना वो ज़्यादा होता था, मतलब इंतहाई कैजुअल। फिर एक ऐसे हैं जो इंतहाई फॉर्मल होते थे, उसमें आपने बिल्कुल भी कोई कैजुअल बात नहीं करनी होती, बहुत केयर करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। इसलिए इस लिहाज से मैनेजमेंट के उसमें मैं ये इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कोई भी न्यू कमर है ना, सबसे पहले वो अपने जहन में ये बिठा ले कि वो इस स्टेज का अब शहंशाह है, उसका नाम मतलब कि अनाउंस किया गया है एंड ही हैज़ बीन अनाउंस्ड विद ग्रेस, तो उसको ऑन करे। जब वो एक दफ़ा स्टेज पे ऑडियंस के सामने जाते हैं तो फिर ब्रेन और ऑडियंस की जो सीक्वेंस है वो मिलनी चाहिए। माने कि अगर उसकी आई साइड जो है वो किसी एक चेहरे पे टिक गई और उनका साहब का मूड अच्छा ना हुआ तो फिर आपका काम वही तमाम हो जाता है, आप बल्कि रोते हुए वापस आते हैं। ऑब्वियसली आई बिलीव के फेस एक्सप्रेशंस जो ऑडियंस के होते हैं वो बड़ा मैटर करते हैं उस कॉन्फिडेंस पे जो आप स्टेज पे खड़े होते हैं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली जिस तरह की ऑडियंस देख रही होती है वो बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपकी, बहुत इम्पैक्ट डालती है। उसका सबसे अच्छा हल ये है, स्टेज पर जाएं, ऑन करें इस ग्रेस को, क्योंकि यू हैव बीन चूजन, ठीक है। और वंस यू गेट ऑन टू द स्टेज, आप कोशिश करें कि किसी एक फिक्स फेस पर आपकी आंखें टिकनी नहीं चाहिए। रादर जो लास्ट लाइनिंग होती है बिटवीन द स्काई एंड द ऑडियंस, मैं उसे कहता हूँ हॉराइजन होता है होस्ट का, उसके बीच में अगर आप अपनी नज़रें फेरते रहें तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, काम भी अच्छा होता है। और आई थिंक व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है जो फवाद ने दी है, और अगर नए होस्ट इसको फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर माशाल्लाह जिस तरह ये कामयाब हैं तो इसी तरह वो इनिशियली अपने आप को एक कामयाबी की कह लें सीढ़ी पे चलता हुआ देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और जो है ऐड कर दूँ, अगर आपका कंटेंट मेयारी होगा ना तो फिर ये फ्राइटनेस भी चली जाती है काफ़ी हद तक जी। परेशानी इसी बात की होती है कि ये ना हो कि मैं शुरू करूँ और मेरी बात ही किसी को समझ ना आए। तो कंटेंट पे जितना अच्छा आप काम करेंगे ना, दैट विल बी द फर्स्ट हिट ऑफ योर सक्सेस, उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। सही। अच्छा फवाद, ये बताइए कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई इंग्लिश बोलता है, यानी इंग्लिश में बात करने वाले को समझा जाता है बड़ा हाई प्रोफाइल इंसान है, बड़ा तहजीब है इसमें, जबकि देखें जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, वो बिल्कुल एहसास कमतरी का शिकार ना हो। मैं हमेशा अक्सर ये बात बोलता हूँ, देखिए इंग्लिश जो है ना एक ज़बान है, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश आना ज़रूरी है, और आजकल के दौर में आप जहाँ हर चीज़ को डील करते हैं उसमें इंग्लिश ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट अ क्वालिफिकेशन, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। तो इसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, स्टेज पे जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं आप उनको बताते चलें कि स्टेज पे उर्दू की
यानी इम्पोर्टेंस अभी भी है, और अगर है तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं होस्टिंग करते हुए? दानिश भाई, बात यह है, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अगर आप देखें, एक बड़ा मुख्तसर सा जायज़ा है, पूरे साल में हम 5 रियाल भी खर्च नहीं करते उर्दू पे। ये इतना बड़ा, मतलब कि मैं कहूँगा इंतहाई अहम अलमिया हो गया अब हमारे इस ज़माने का जिसमें हम बैठे हैं इस वक्त, कि उर्दू को पूछने ही नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब तहज़ीब की आप बात कह रहे थे ना, तो मुझे एक बात हिट हुई जहन में कि तहज़ीब तो हमारी उर्दू है। तो मतलब इंग्लिश में क्या, देखें इंग्लिश यकीनन एक एग्जैक्टिव स्टैंडर्ड है। आपने अगर प्रोफेशनली चलना है तो इंग्लिश सबकी समझ आने वाली जो है वो ज़बान है। मल्टीनेशनल कल्चर के अंदर आप बहुत अच्छा चल सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स जहाँ पे हुब्बुल वतनी की बात हो रही हो, जहाँ पर आपकी सकाफ़त की बात चल रही हो, वहाँ फिर आप उर्दू में ही रहें तो बेहतर है। उसमें आपकी भी इज़्ज़त रहेगी, और फिर अगेन हम सफ़ीर हैं अपनी ज़बान के। ये मैं अक्सर अपने शोज़ में भी कहता हूँ, हम खाली सफ़ीर, वो एक बात होती है कि अगर आप बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप सफ़ीर हैं, हम अपनी लैंग्वेज के भी सफ़ीर हैं साथ साथ। ये बात अक्सर औक़ात माइनस की जाती है। उर्दू पे सबसे अच्छा जो तरीका है अबूर जो है हासिल करने का, क्योंकि देखिए प्रिंट मीडिया में अब हमारे घरों में न्यूज़पेपर्स नहीं आते हैं। बिल्कुल। हमने नोटिफिकेशंस डालनी है, यूट्यूब हमें कुछ कह दे, कोई नई खबर है तो हम फ़ौरन खोल के देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक उर्दू में चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि वो काफ़ी नहीं है जी। आपकी उर्दू, आपकी जो हाथ में किताब है उसमें भी होनी चाहिए, आपकी घरों में भी जो आपकी आम गुफ्तगू है उसमें भी उर्दू होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, इंग्लिश को प्रैक्टिस करना, उसकी वोकैबलरी को बेहतर बनाना, उसके लिए बोलना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वही एक लैंग्वेज है। उर्दू को अगर आपने पीछे छोड़ दिया तो आप यकीन करें आपका जहन सबसे पहले सोचता उर्दू में ही है। आप फ़ारसी में बोलें, आप अंग्रेज़ी में बोलें, जो मर्ज़ी बोल लें, वो पहले ट्रांसलेट करेगा अपनी ओरिजिनेटिंग लैंग्वेज पे, उसके बाद आपको समझ में आएगी बात क्या हो रही है। तो ये चीज़ कन्वे करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कहना चाहूँगा कि उर्दू से इतनी भी दूरी अच्छी नहीं है। इसको थोड़ा सा अपना लें, आपकी लैंग्वेज है, इसमें खुश रहेंगे आप, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। अगर ठीक है, वही जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई और नेशनैलिटी मेरे सामने बैठी है, वो अपनी बात करना चाह रही है, तो वहाँ तो ज़ाहिर है उर्दू में बोलना गुस्ताखी हो जाएगी ऑब्वियसली। मैंने उसी के मेयार पे, उसी के स्टैंडर्ड पे बात करनी है ताकि उनको समझ आए, क्योंकि ज़ाहिर है म्यूचुअल लैंग्वेज होती है, उसमें आपको बोलना ज़रूरी है, उस हद तक आपको एटलीस्ट आनी चाहिए जी, कम अज़ कम जी। और फिर उसके अंदर एक चाशनी है, उर्दू बड़ी मीठी ज़बान है बेशक, ठीक है। और उर्दू के सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको अरबिक आराम से आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, आप कुरान समझने लगेंगे। हमारी अगर बेसिक उर्दू हो ना, और अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, तो इकबाल की शायरी के बाद सबसे बड़ी जो एक मैं समझता हूँ महाज है जो हम अबूर कर सकते हैं समझने की हैसियत तक, वो कुरान पाक है। आपको कुरान समझ में आना शुरू हो जाएगा, और अगर आप इकबाल को जैसे मैंने कहा पढ़ते हैं तो फिर कुरान तो उसके साथ ही है जी, कोई शक नहीं, कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। बिल्कुल। अच्छा फवाद, आपने अभी एक गुफ्तगू के दरमियान एक बात कही कि पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरेबिया में जैसे रह रहे हैं, वो एम्बेसडर की हैसियत रखता है हर एक फ़र्द। तो आप ये भी बताते चलें कि बीइंग अ पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरेबिया में, या कह लें कि सऊदी अरेबिया में ना सही इंटरनेशनली कहीं पे भी वो रहता हो, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है, क्योंकि हम इंतहाई सेंसिटिव और हसास किस्म की ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ बैठे हैं। यहाँ के क़वानीन फ़ॉलो करना, उनको हमेशा जहन में रखना, और औरों तक उनकी एक, असल में मसला क्या है दानिश भाई, हमें रूल्स का पता नहीं होता, हम बेहंगम चल रहे होते हैं किसी नए मुल्क में आके। सबसे पहले कानून को समझें, और सबसे ज़रूरी बात, जब तक जितना अरसा रह रहे हैं उस कानून की पासदारी करें। बिल्कुल, उसमें आप ही की भी खुशी है, और फिर एक इत्मीनान है, जहनी इत्मीनान है, सुकून है। हमने अपनी इज़्ज़त भी रखनी है, अपने मुल्क की भी रखनी है, और वहाँ की भी रखनी है जहाँ हम रिस्क कमाने आए हैं जी, हलाल रिस्क के पीछे आए हैं। अगर हम कानून की मतलब कि पासदारी नहीं करते और उसको फॉलो नहीं करते, तो फिर ये वही बात होगी कि जो मर्ज़ी करो, फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसमें मैं ये बताता चलूँ व्यूवर्स को कि जब भी खुदा न खास्ता पाकिस्तानी जो हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता गलत काम कर जाए, किसी भी चीज़ में मुलव्वस पाए जाएं, तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट होते हैं कि हाँ फ़लाँ शख्स पाकिस्तानी था। अब वो एक शख्स की वजह से पूरे जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी, वो टारगेट हो जाती है कि उनका नाम बदनाम हो जाता है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही है फवाद आपने कि वाकई में जो पाकिस्तानी कहीं पे भी रिज़ाइड करते हैं इंटरनेशनली, वो एम्बेसडर ही कहलाते हैं।
यकीनन। तो इसमें तो वाकई में कोई शक नहीं है। और उसके बाद जिम्मेदारी से आएँ, जिम्मेदारी से अपना वक्त गुजारें, जो आपके हदफ हैं, गोल्स हैं, वो पूरे कीजिए और वापस आपने अपनी पाक सरजमीन पे ही जाना है, ठीक है। तो एक अच्छी यादें लेकर जाएं, क्या ख्याल है? बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बाय द वे मैं अपने नाजरीन को बात बताता चलूँ कि फवाद से मेरा जो ताल्लुक़ है दोस्ती का वो काफ़ी माशाल्लाह पुराना है। तो आपको एक वाक़या मुझे बहरहाल याद आ रहा है, शायद इनको याद हो क्या ना याद हो तो वो शेयर करता चलूँ कि फवाद से मेरी पहली जो मीटअप हुई थी वो कुछ ऐसे हुई थी कि हम लोग सब फ्रेंड्स जो हैं वो गए हुए थे। उस वक्त फवाद मेरे दोस्त नहीं थे, तो हम लोग एक जगह पे जमा हुए थे, कॉर्निश बेसिकली जगह है, तो वहाँ पर जमा हुए थे। हम फवाद का वेट कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता था फवाद कौन है। तो बहरहाल हुआ क्या, पहली मुलाकात तो बड़ी यादगार थी, शायद आपको याद आ जाए अभी कन्वे करते करते। तो फवाद जो है वो अपने वालिद साहब की जो घर से गाड़ी लेकर आ गए, और वो माशाल्लाह उस वक्त ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही थी, उन्होंने 0 मीटर निकाली थी गाड़ी। तो हुआ ऐसा कुछ कि ये कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली, जो आज भी शायद इनको याद हो, स्पीडिंग कर रहे थे। ये स्पीडिंग करते थे उस ज़माने में। तो इनसे स्पीडिंग करते हुए गाड़ी लग गई, अच्छी खासी वो गाड़ी बहरहाल लगी थी। अब हम सारे दोस्त जमा हुए वहाँ पे, ये बेचारे परेशान थे। वहीं पे हमारी पहली मुलाकात हुई, सलाम दुआ। अब ये परेशानी के आलम में एक दोस्ती हो गई हमारी, मतलब ठीक है, जब गम के आलम में तो दोस्त के दोस्त भी दोस्ती हो जाते हैं सारे, जो ऑब्वियसली होते भी हैं। तो अब सबसे बड़ा इशू ये यहाँ पे फेस करना था हम सबको, इवन फवाद को, जो हम आज भी हमें बड़ा ज़बरदस्त वाक़या याद आता है कि फवाद के जो वालिद साहब हैं वो सो रहे थे घर पे। अब ना सिर्फ उनको जगाना था, ठीक है, कि उनकी नींद डिस्टर्ब करनी है, बल्कि उनको बैड न्यूज़, जो ख़तरनाक न्यूज़ है, ये भी देनी थी कि फवाद ने गाड़ी मार दी है, गाड़ी लग गई है फवाद से। तो फवाद, इससे आगे का वाक़या अगर आप खुद ही जनरेट कर दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, और इसमें तो कोई शक नहीं, मैंने इन्हीं वाक़यात से सीख के जो है आज जो है बंदार का पुत्र बनाऊँ ये भी कह सकते हैं। नहीं, वो इस तरह का वाक़या था कि अबू जी ने तो ब्रांड न्यू गाड़ी ली थी, लेकिन हमारे इस खुसूसी कैमरे के पसे आईना एक शख्सियत बैठी हुई जो बड़ा मुस्कुरा रही है, उन्होंने ये इनिशिएट किया था बेसिकली कि आओ रेस करते हैं। अब नई गाड़ी हो, 3.8 हो और बड़ी वैन हो, फैमिली वैन हो, तो फिर मज़ा भी बड़ा आता है, एक जोश होता है। तो हमने भगा दी। उसकी पिकी इतनी अच्छी थी, हम टेस्ट कर रहे थे गाड़ी को, जनाब इसमें बड़े फंक्शंस हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं कि हमारी पहली मुलाकात हुई, तो उस वक्त मेरे ख्याल है तसादुम हो चुका था, और गालिबन वो जो होती है असिस्टेंस, अपना एक्सीडेंटल असिस्टेंस जो होती है, वो फोर्स आ रही थी। और उसके दरमियान का ये वक्त था कि अब ये सोचा जा रहा था सब दोस्तों में कि पहले तो वाले साहब को लाया जाए, क्योंकि गाड़ी उनके नाम है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। आई स्टिल रिमेंबर, सब यही परेशानी में मुब्तला थे कि उनको मतलब कैसे किया जाए। रात का 1:30 या गालिबन 2 बज गया था, बड़ा लेट आवर्स। तो शुक्रगुजार हूँ अजीम भाई का, बल्कि इस प्रोग्राम की तवज्जुह से उनको ये पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, यकीनन देखेंगे वो। अजीम भाई ने वॉलंटियर किया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो तुम्हें कहेंगे उसके लिए मुझे कोई गारंटी नहीं है मैं उनको लेके आ जाता हूँ। तो इस तरह हुआ था, फिर वो आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो गुजर गया। एक और मैं आपको सुनाऊं जो शायद आपको नहीं पता, वहाँ हमारी मुलाकात हुई नहीं थी लेकिन हम जानते थे एक दूसरे। यानी एक और वाक़या पेश आया हुआ है, मुझे नहीं पता। हाँ, एक और वाक़या था कि मैं ओवर टाइम करके वापस आ रहा था रात के कोई 6:30-7 बजे, और मैंने एक टर्न है, ज़ाहिर है जहाँ मेरी रिहाइश है इस वक्त रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ शॉर्टकट्स बड़े आते हैं, आप गलियों से अंदर जो है मतलब ईजी एक्सेस है। बिल्कुल। वो मैंने एक एक्सेस लिया इसी तरह का, बड़ी मारूफ शायरा है वो। और जब मैं चल रहा था, आपको पता मैं चलता तो नहीं था, भागता था, तो वो मेरी स्पीड कोई होगी 160 के ऊपर, और मैं सीधा जा रहा था अपने रोड पे, कोई भी नहीं था, शाम व ईशा के बाद का वक्त था। लेकिन आने वाली रोड जो होती है अक्रॉस द एडजेसेंट साइड, वहाँ से एक साहब ने, ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने पूरा ट्रक मोड़ लिया बगैर किसी इंडिकेशन के। अब आप सोचे मैं 160 पे जा रहा हूँ और एक स्टेशनरी बॉडी सामने खड़ी है, और मैं जनाब मैं जी पूरा सुपरमैन बन के पहुँच रहा हूँ उसकी तरफ। तो फिर यही होना था। तो फिर ठीक ठाक हुआ, बहुत ठीक ठाक था। मैंने बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, और इसमें सबक भी है ज़ाहिर है। तो मेरा जो सर था वो विंड शील्ड के अंदर गया है इम्पैक्ट के टाइम पे, और ये जो जबड़े वाला हिस्सा था ये बजाए जाके स्टीयरिंग पे, जिससे मेरे दांत भी जो है वो अफेक्ट हुए थे फ्रंट साइड पे। मेरी जो है, मेरा ख्याल है रूट कैनाल हुई थी शायद फ्रंट एंड पे, और ज़बान मेरी कट गई थी। मैंने अपनी ज़बान खुद खौफ से काट ली थी दांतों के बीच में।
तो वो फिर पेवनकारी भी हुई, सब हुई। अगेन जो शख्स कैमरे के पीछे वो मेरे साथ था और ये बेचारा बहरीन कॉजवे की तरफ कहीं जा रहे थे ये, तो ये वहाँ से भागे हुए आए परेशान, कई और लड़के माशाल्लाह। तो 20, 25, 30 लड़कों की एक पूरी इन्फेंट्री खड़ी थी वहाँ पर, जिसमें कोई डीआईजी था, कोई एसएसपी था, कोई एसपी था, सब अपनी अपनी जो है ना वो अपनी पोजीशन पे सारे खड़े हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ, आपके भी सवाल का यकीनन यही मकसद होगा। देखिए जी, स्पीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी बेवकूफ़ी है इसके अंदर। आप यकीन करें, मैं जब इस फील्ड में, आपको पता है मैं इसी फील्ड में हूँ मैकेनिकल, तो मैंने ये देखा है कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है उससे आप निस्बतन ज़्यादा जल्दी पहुँच जाते हैं। वहाँ के अगर आप 60 पे जा रहे हैं तो 60 पे ही रहें, कुछ मिनटों के अंदर आपकी मंजिल इंतहाई करीब होने लगेगी, क्योंकि आप प्रॉपर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं स्पीड के साथ। लेकिन इस तरह ना आपकी जान का पता है, आपका जहन भी परेशान, क्योंकि अटेंशन ज़्यादा देनी पड़ती है, और आगे क्या होगा ये नहीं पता। और फवाद, मैं ये पॉइंट ऐड करता चलूँ, व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि जो ओवर स्पीडिंग करते हैं लोग, अब फवाद से भी मैं यही बात करूंगा कि जो टाइम बचता है, या आप ये कह लेंगे जो टाइम आप जल्दी पहुंच जाते हैं, वो हार्डली कितना होता है? मेरे ख्याल में 10-15 मिनट, 5 मिनट। मैं इवन जो है, जब मेरी पोस्टिंग रियाद में थी तो मैं दमाम अक्सर आया जाया करता था। तो मैं उधर ये होता था कि हमें बड़ा वो एक शौक़ था, लेकिन यकीन करें एक सिग्नल की मार होती थी। एक सिग्नल पे आप खड़े हो गए, सारी एवरेज तबाह हो गई, फिर वही उसी टाइम पे आ रहे हैं जो 3-4 घंटे का वक्फा है। बिल्कुल बेकार चीज़ है, स्पीडिंग तो करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज फवाद ने दिया है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है जो स्पीडिंग करते हैं। बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड एंड विद एन एवरेज स्पीड। फवाद, आखिरी में मैं आपसे चाहूँगा एक मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। जनरली माशाल्लाह इनके व्यूअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह, जो इनको वॉच करते हैं। तो फवाद, आप क्या एक मैसेज दानिश व्लॉग्स के प्लेटफॉर्म से ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि लगे रहें। ज़ाहिर है अपनी लाइफ में एक हदफ ज़रूर रखें। मसला हमारा यही है कि बेहंगम ज़िंदगी नहीं गुजारनी भाई, सीधी बात है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मसाइल का, ज़ाहिर है हर हदफ के पीछे मसाइल होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे काम को रोक दें या उससे दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाएं। इसमें कोई मायने नहीं है, इसमें कोई हासिल नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छे की तलकीन करें अपने दोस्तों को भी, और ख़ास तौर पर ये, बल्कि दानिश भाई ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को आपको लगता है कि उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है किसी भी मामले में, चाहे वो सोशल हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आगे बढ़कर उसका साथ दें। ये हम लोग जो ये हमारा वक्त गुजर रहा है अभी, जितना अच्छा हम गुजार लेंगे ना, यही हमें बुढ़ापे में काम आएगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि इसी से इज़्ज़त हमें आगे मिलेगी। और शायद अगर हम इस दुनिया से जल्दी चले गए तो हमारे बच्चों को भी इसी बात से इज़्ज़त मिला करेगी कि भाई तुम्हारे दादा या तुम्हारे वालिद साहब हमारे साथ ये उन्होंने किया था, आज हम तुम्हारी खिदमत में हाजिर हैं। तो आसान सी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला कभी कभार टेस्ट भी करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उम्मीदें खो दें। ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करे, हम सबको खुश रखे, ख़ास तौर पे आपको, और ख़ास तौर पे हमारा प्यारा हसन जो है, जो कैमरा संभाल रहा है। तो आप दोनों ने ये जो कोशिश की है एक, ठीक है, वो कतरा कतरा करके समंदर बना करते हैं। तो मेरी बहुत उम्मीदें हैं आपसे ख़ास तौर पे, और आपको जब भी मेरी किसी खिदमत की ज़रूरत हो, या मुझसे जो मेरी एक कंपनी है, एक फ्रेटर्निटी है जो हम यहाँ काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, किसी की भी ज़रूरत हो हम हाजिर हैं। जज़ाकल्लाह। और मैं व्यूअर्स को एक और बात बताता चलूँ जो अचानक से मेरे जहन में आई है। जब चैनल स्टार्ट किया था मैंने, और जब मैंने स्कूल की वीडियोस शूट की थी, अपलोड की थी, तो फवाद जो हैं उस टाइम अभा में मौजूद थे। तो फवाद ने ऑल द वे फ्रॉम अभा ही कॉल्ड मी, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया कि दानिश आपने बड़ा ज़बरदस्त काम शुरू किया है, इसको कैरी ऑन रखिए, कम्युनिटी सर्विसेज में आता है, और किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, और स्पेशली कॉल करके जो अप्रिशिएट करना होता है वो बहुत मायने रखता है। और जब आपका दोस्त एक बहुत दूर जगह पे रह रहा हो, तो यही आई थिंक रिफ्लेक्ट करती है सच्ची दोस्ती जो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में है। हमारी जिम्मेदारी है ये, और मेरा ख्याल है मुझे एटलीस्ट कंपनी भी इस तरह की लोगों की मिली है जिन्होंने यही सिखाया है कि जितना आपका नाम ऊपर जाता रहे उतना आपने हम्बल हो जाना है। बेशक इसमें आपकी सेहत भी है, आफियत भी है, और जहनी सुकून भी है। लोगों के काम आना कोई मुश्किल नहीं है दानिश भाई, लेकिन अगर आपकी नीयत ही ना हो तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, आप तो घर से भी नहीं उठ के बाहर आ सकते। बिल्कुल सही बात। और इसी खूबसूरत बात के साथ इस गुफ्तगू को हम इख्तिताम पजीर करते हैं। आज का सेशन माशाल्लाह आरजे फवाद के साथ बहुत ज़बरदस्त रहा,
और लास्टली बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग हम दोनों को, बल्कि हम सबको अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस इंटरव्यू सेशंस को उन्होंने देखना शुरू किया है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ दोबारा आप सबके साथ मुलाकात होगी। दानिश अकरम और आरजे फवाद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।